प्यारे किसान भाइयों, नमस्कार। मैं भुवनेश्वर राय पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ और आज हम लोग चर्चा करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में। बायो फर्टिलाइजर को हिंदी में जैव उर्वरक भी कहते हैं, यानी ऐसा उर्वरक जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और जो पौधे के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, उसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पोषक तत्व में सबसे मुख्य पोषक तत्व जो पौधों को सबसे ज़्यादा जरूरत होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। तो हम सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर करीब 78,000 टन आणविक नाइट्रोजन पाया जाता है, अगर इसको आप यूरिया में कन्वर्ट कर लें तो करीब 1,70,000 टन यूरिया के बराबर होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना यूरिया या इतना नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में होने के बाद भी हमारे फसलों को ये नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो इन नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को दे देते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है राइजोबियम। राइजोबियम जो है, जो मार्केट में राइजो के नाम से आता है, जैसे अपना पतंजलि राइजो के नाम से आता है, तो ये राइजोबियम जो है इसके जीवाणु दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। और जैसे दलहनी फसलों का मतलब हुआ कि दाल वाली फसलें, जैसे मटर, चना, अरहर, मसूर, इस तरह की फसलों में ये राइजोबियम के जीवाणु पाए जाते हैं। जब आप इन फसलों के जड़ को उखाड़ करके देखेंगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे नोडुल्स पाए जाते हैं और उसी नोडुल्स के अंदर जो है ये राइजोबियम के जीवाणु होते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये सहजीवी होते हैं। ये फिक्स करने के बाद अमोनिया में कन्वर्ट करके पौधे को दे देते हैं। ये राइजोबियम से करीब सबसे ज़्यादा करीब 60 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर, माने एक वर्ष में 1 हेक्टेयर खेत क्रॉप में 60 किलो तक नाइट्रोजन इससे मिल जाता है। अब हम दूसरा जो जीवाणु है वो एजेटोबैक्टर है। ये एजेटोबैक्टर नान दलहनी फसलों यानी अनाज वाली फसलों में दिया जाता है या पाया जाता है। ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से होता है और इसका भी काम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके फिक्स करके और फसलों को दे देता है। उसके बाद एसिटोबैक्टर है। एसिटोबैक्टर का यूज हम करते हैं शर्करा वाली फसलों में, जैसे गन्ना, चुकंदर, इस तरह की जो फसलें हैं उसमें एसिटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। ये भी मार्केट में पतंजलि का भी आता है, पतंजलि एसिटो के नाम से, और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद एजोस्पेरलन, यह भी जो है फसल के जड़ के आसपास पाए जाते हैं और ये भी सहजीवी होते हैं और ये भी जीवाणु जो है नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को दे देते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अजोला। अजोला भी एक ऐसा जीवाणु है जो फैक्ट्री में तो खैर नहीं बनता, लेकिन आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं। लोग बनाते हैं, अपने खेतों में बना लेते हैं और ये छोटे छोटे गड्ढे बना करके उसमें
पानी डाल करके उसमें डाल देते हैं और ये वंश वृद्धि करता रहता है और उसके बाद उसमें निकाल करके खेतों में डाल देते हैं और इससे बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बीजीए भी कहते हैं, इसमें भी बहुत अभूतपूर्व क्षमता होता है नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स करके फसलों को देने के लिए। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन से संबंधित जितने आपके बैक्टीरिया और कवक थे उसके बारे में। अब जो है हम बात करेंगे फास्फेट मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में। इसमें बैसिलस और सुडोमोनास, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जमीन के अंदर जो आपके फास्फोरस पड़ा रहता है, जैसे आप जो केमिकल फर्टिलाइजर दिए रहते हैं तो उसका 80% फास्फोरस जिस क्रॉप में आप दिए रहते हैं वह क्रॉप नहीं ले पाता है और ऑलरेडी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो ऑलरेडी फिक्स हो जाता है जमीन के अंदर। ये जो जीवाणु होते हैं इनका काम ये होता है कि ये जो वो फिक्स अघुलनशील फास्फोरस होता है उसको घुलनशील करके और पौधे को दे देता है। इसके बाद इसमें एक माइकोराइजा है। माइकोराइजा भी जो है फसल के जड़ों में टिश्यू से कनेक्ट होता है और ये एक चैन के रूप में काम करता है और पूरे फील्ड में एक चैन बना लेता है और चैन बनाने के बाद आपके खेत के जितना भी कार्बन होता है वो ले करके फसलों को दे देता है, जिससे काफी फास्फोरस की पूर्ति फसलों को हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे पोटास के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इसमें मार्केट में बायो पोटास और या KMB के नाम से भी आता है। KMB मतलब पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे फ्रूटेरिया ओरेंसिया और सुडोमोनास पुटिंडा, ये क्या करते हैं कि अपने शरीर से कुछ बायो एसिड का स्राव करते हैं और जो पहले से जमीन में पड़ा हुआ ऑलरेडी पोटास होता है उसको मोबिलाइज कर देते हैं और जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे बायो एनपीके के बारे में। बायो एनपीके में इसमें तीनों तरह के पोषक तत्वों के जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों तरह के बैक्टीरियों का एक जगह मिला करके इसको तैयार कर दिया जाता है और मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद बायोजिंक है। बायोजिंक में भी कुछ इस तरह के बैक्टीरिया हैं जैसे बैसिलस सेरस और सुडोमोनास स्पीशीज। ये क्या करते हैं कि जो मिट्टी में ऑलरेडी अकार्बनिक और अकार्बनिक जो जिंक पड़ा होता है उनको घुलनशील बना करके और पौधे को उपलब्ध करा देते हैं। उसके बाद सल्फर और आयरन सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया, इसमें सिरोन के नाम से भी आपका मार्केट में उपलब्ध है और इससे जो है ये पोषक तत्व में प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके अलावा ये आप जितना भी बायो फर्टिलाइजर देख रहे हैं, जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर में हर फर्टिलाइजर का एक परसेंटेज पावर होता है कि वो कितना परसेंट उसमें पाया जाता है, उसी तरह से इस बायो फर्टिलाइजर में भी जो पतंजलि का प्रोडक्ट है उसमें 2 × 10⁹ CFU कॉलोनी। CFU का मतलब हुआ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, माने ये जीवाणुओं की एक कॉलोनी बना होता है और इतना पावर पर ml के हिसाब से ये होता है। ये डब्बे पर लिखा रहता है। तो जिस
फर्टिलाइजर में जितना ही ये CFU ज़्यादा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। ये थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा चर्चा ये कर लें कि इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग विधि इसका क्या है। तो ये सीड ट्रीटमेंट में भी प्रयोग होता है और जमीन में तो हम देते ही हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं कि जैसे 50 ml हमने कोई बायो फर्टिलाइजर ले लिया। वो बायो फर्टिलाइजर किस तरह से लेते हैं, जैसे अगर कोई आपका दलहनी फसलें हैं तो उसके लिए हम क्या लेंगे, राइजोबियम लेंगे। कोई अनाज वाली फसलें जैसे धान गेहूं है उसके लिए क्या लेंगे, एजेटो लेंगे। तो उस हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर, कौन सा क्रॉप हमको उगाना है। क्रॉप के हिसाब से हम बायो फर्टिलाइजर का सिलेक्शन करते हैं। तो वो बायो फर्टिलाइजर हम 50 ml ले लेते हैं। उसको जो है 200 गुरु में मिला लेते हैं और उसमें 10 से 15 लीटर पानी डाल देते हैं। और उस घोल में जो फसल का, जैसे मान लीजिए आपका कोई कंद है तो कंद आपने डाल दिया, जैसे कोई नर्सरी है तो उसके जड़ को डाल दिया, या कोई अनाज आप की बुआई करनी है तो आपने अनाज डाल दिया। ये डालने के बाद उसको 20 से 25 मिनट रस में रखते हैं। उसके बाद उसको निकाल करके छाये में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको जो है फिर ट्रांसप्लांटिंग या सोइंग कर देते हैं। इसका मिट्टी में कैसे सॉइल एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि ये जितना भी हमने बताया वो उसका आधा किलो से लेकर के 500 ml से लेकर के और 1 लीटर तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से किसी गोबर की खाद में वैसे भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप गोबर की खाद या किसी वर्मी कंपोस्ट इस तरह में मिला करके और सुबह या शाम के टाइम आप इसको छिड़काव कर दें तो ये बड़े अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। ये जितने भी आप बायो फर्टिलाइजर देते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये जितने आपने बायो फर्टिलाइजर केवल दे दिया और आप खेती कर लेंगे। अगर आप बायो फार्मिंग कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो इसके अलावा आपको पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर देना ही पड़ेगा। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवामृत, हरी खाद, केचुए की खाद, ये सारा चीज आपको खेत में जितना ही आप मैक्सिमम डालेंगे उतना ही आप ये भी अच्छा काम करेगा और आप 100% जैविक खेती कर लेंगे। अगर आप केमिकल खेती कर रहे हैं तो भी जितने ये बैक्टीरिया डालते हैं तो इससे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आप खाद कम डालेंगे और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। तो ये था आज का चैप्टर। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।